मित्रों, जैसा कि विदित है कि हम पिछले एपिसोड में हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के ऊपर इसका भाग 1 के ऊपर हम चर्चा किए थे। अब इस वाक्य के ऊपर चर्चा करते हैं जो भाग 2 में कंक्लूडिंग एपिसोड होगा। यह वाक्यांश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद के वर्षों में भारत की राजनीति और सामाजिक चुनौतियों के बीच उभरा था। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का मानना था कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और यदि यह विविधता टूटती है तो देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत विभाजन के समय यह भावना और भी प्रबल थी। धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन की आशंका देश को चिंतित कर रही थी। उनका मानना था कि भारत की मृत्यु केवल एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो सकती, बल्कि एक विचार की मृत्यु होगी। एक ऐसा विचार जो सहिष्णुता, बहुलता और लोकतंत्र पर आधारित है। अगर भारत मरता है तो जीवित कौन रहेगा? इसका अर्थ केवल भौगोलिक मृत्यु नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी वैश्विक भूमिका की समाप्ति की ओर इशारा करता है। मित्रों, आज़ादी के समय की परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन आज भी परिस्थिति उतनी ही गंभीर है, जिसके वजह से हमें और आपको यह वाक्य दोहराना पड़ रहा है कि अगर भारत मरता है तो कौन जीवित रहेगा यहाँ। भारत एक विचार है, सह अस्तित्व का, विविधता में एकता का। भारत एक प्रयोगशाला है जहाँ विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। भारत एक आशा है उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ चल सकता है। यदि यह विचार मरता है तो दुनिया में सहिष्णुता, बहुलता और लोकतंत्र की आशा भी मर जाएगी। भारत की मृत्यु का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। आइए देखें कि वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा। भारत एक एशिया का संतुलन है। यदि भारत कमजोर होता है तो चीन का प्रभुत्व बढ़ सकता है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिल सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत विश्व की सबसे बड़ी उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीकी, फार्मा और सेवा क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की हार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी विफलता से अधिनायकवाद को बल मिलेगा। यह उन देशों के लिए एक झटका होगा जो भारत को लोकतांत्रिक आदर्श मानते हैं। समकालीन संदर्भ। शशि थरूर की पुनर्पुष्टि। हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस वाक्य को दोहराया जब उनसे पूछा गया कि वे सरकार के साथ क्यों खड़े हैं जबकि उनकी पार्टी विरोध में है। उनका उत्तर था, जब देश खतरे में हो तो मतभेदों को एक तरफ रख देना चाहिए। भारत पहले आता है, फिर पार्टी। यह कथन आज के राजनीतिक माहौल में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां दलगत राजनीति अक्सर राष्ट्रीय हितों से ऊपर हो जाती है। आइए देखते हैं भारत की मृत्यु के संकेतक क्या हैं। भारत की मृत्यु का अर्थ केवल युद्ध या विभाजन नहीं है, यह धीरे धीरे भी हो सकता है। यदि लोकतंत्र कमजोर होता है तो, यदि सामाजिक समरसता टूटती है तो, यदि संस्थाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, यदि नागरिकों में निराशा और असहिष्णुता बढ़ती है। दोस्तों, इन संकेतकों को पहचानना और रोकना ही भारत को जीवित रखने के उपाय हैं। अब इसके समाधान और मार्गदर्शन क्या है? भारत को जीवित रखने के लिए
हमें क्या करना चाहिए। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। नागरिक चेतना का जागरण। हर नागरिक को यह समझना होगा कि उसकी भूमिका केवल वोट देने तक सीमित नहीं है। सामाजिक संवाद, सहिष्णुता और सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। अगला बिंदु है संस्थाओं की मजबूती। न्यायपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना होगा। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच। साइंटिफिक टेम्पर आज पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है। शिक्षा को केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि नागरिकता का आधार बनाना होगा। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। दलों को राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में पूरा सहयोग देना चाहिए। भारत का जीवित रहना मानवता की आवश्यकता है। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता संग्राम के समय था। भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक विचार है। यदि यह विचार मरता है तो दुनिया में सह-अस्तित्व, लोकतंत्र और बहुलता की आशा भी मर जाएगी। धन्यवाद।